दोस्तों, बीन टेक्निकल इंडियन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हीट ट्रीटमेंट का ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट जो है आपको हमारे प्लेलिस्ट या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए लिंक में जो है मिल जाएगा। ये हीट ट्रीटमेंट का जो चैप्टर है दोस्तों, यहाँ पे हम एमसीक्यूज़ जो है डिस्कस करेंगे। तो पहले वीडियो में हमने जो है 36 एमसीक्यूज़ जो है डिस्कस किए थे। आज जो है हम यहाँ पे 36 के आगे जितने भी एमसीक्यूज़ हैं 100 तक, वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप लोगों का सहयोग ज़रूर चाहिए होगा। जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आप हमें कमेंट कीजिए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। देन दोस्तों, अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज़ देना चाहते हैं तो आप जो है www.quicktechdev.com पे जाना ना भूलें, जहाँ पे आपको जॉब के साथ मॉक टेस्ट सीरीज़ देने का फ्री में मौका मिलता है। दोस्तों, इसका पहला पार्ट जो है ITI टर्नर मशीनिस्ट फिटर प्लेलिस्ट नाम से जो है पहला अपलोड है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। क्वेश्चन है, निम्न में से स्टील की नॉर्मलाइजिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो स्टील की नॉर्मलाइजिंग का जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो रहता है कि इंटरनल स्ट्रेस को दूर करना। तो इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा कि उत्पन्न स्ट्रेसों को दूर करने के लिए हम लोग नॉर्मलाइजिंग करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, केस हार्डनिंग के लिए सबसे पहले कार्बोराइजिंग की जाती है, जिसका मतलब क्या होता है? तो केस हार्डनिंग के लिए सबसे पहले कार्बोराइजिंग की जाती है, जिसका मतलब होता है कि सरफेस पर कार्बन की मात्रा को बढ़ाना। याद रखिएगा, इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको केस हार्डनिंग के बारे में और भी चीज़ें हम बता देते हैं। केस हार्डनिंग करने की बहुत सी विधियां भी होती हैं, जैसे कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग। ये सब केस हार्डनिंग की प्रोसेस हैं, विधियां हैं। आपको बता देते हैं कि माइल्ड स्टील के पार्ट को हार्ड तथा सरफेस को घिसने से बचाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसी को हम लोग केस हार्डनिंग कहते हैं। और केस हार्डनिंग में टफ कोर तथा डक्टाइल स्किन बनती है। और आपको बता देते हैं ये भी कि लो कार्बन स्टील को 800 डिग्री सेल्सियस से 950 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके यह किया जाता है केस हार्डनिंग प्रोसेस। इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा कि सरफेस पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाने के लिए केस हार्डनिंग हम लोग सबसे पहले कार्बोराइजिंग करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें चुंबकीयता का गुण सर्वाधिक होता है? तो चुंबकीयता का जो गुण सर्वाधिक होता है वह होता है फेराइट में, जिसका यह ऑप्शन से हो जाएगा फेराइट। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर नर्म और डक्टाइल होता है? नर्म और डक्टाइल कौन सा होता है आपको बताना है। तो जो फेराइट स्ट्रक्चर प्राप्त होता है हम लोगों का वह नर्म और डक्टाइल होता है। इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा फेराइट। तो 40 नंबर क्वेश्चन कि फेराइट और कार्बन का रासायनिक मिश्रण क्या होता है? तो फेराइट और कार्बन का जो रासायनिक मिश्रण होता है उसे हम लोग सीमेंटाइट बोलते हैं, जिसका बी ऑप्शन से हो जाएगा सीमेंटाइट। सीमेंटाइट फेराइट और कार्बन का रासायनिक मिश्रण होता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, स्टील में टफनेस बढ़ाने और ब्रिटलनेस कम करने वाला हीटिंग विधि क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग बोलते हैं टेम्परिंग। टेम्परिंग विधि में हम लोग टफनेस बढ़ाते हैं और उसकी भंगुरता कम करते हैं, यानी कि ब्रिटलनेस कम करते हैं और टफनेस बढ़ाते हैं। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा टेम्परिंग। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से केस हार्डनिंग की किस प्रक्रिया में स्टील पर अमोनिया गैस का प्रवाह होता है? तो केस हार्डनिंग की जिस प्रक्रिया में स्टील पर अमोनिया गैस का प्रवाह करते हैं वह कहलाता है नाइट्राइडिंग प्रोसेस। इसका भी ऑप्शन से हो जाएगा नाइट्राइडिंग प्रोसेस। इस्पात की ऊपरी सतह में नाइट्रोजन को प्रवेश कराने की विधि को हम लोग ही नाइट्राइडिंग कहते हैं। और इस प्रक्रिया में इस्पात को अमोनिया गैस के वातावरण में 500 से 550 डिग्री सेल्सियस तक गर्म भी करते हैं। स्टील के हार्ड पार्ट की मशीनिंग करने योग्य बनाने के लिए मुलायम करने की विधि नाइट्राइडिंग कहलाती है। एक बार अगर आप नाइट्राइडिंग कर दिए हैं तो फिर उस कंपोनेंट का अनिलिंग नहीं किया जा सकता है, जिसे आप लोग याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रक्रिया की दो विधि होती है? साइनाइडिंग तथा नाइट्राइडिंग। तो साइनाइडिंग तथा नाइट्राइडिंग ये जो प्रोसेस होती हैं या केस हार्डनिंग की एक प्रोसेस होती है। आपको बता देते हैं कि केस हार्डनिंग की कई प्रोसेस होती हैं। जैसे हो जाता है आपका कार्बोराइजिंग भी, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग।
ये सब केस हार्डनिंग के प्रोसेस हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस उद्देश्य के लिए टूल स्टील की किसी खास तापमान पर गर्म करने के बाद उसे क्विंच करना जरूरी होता है? ये रहता है कि हार्डनिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए, इसका भी ऑप्शन से हो जाएगा हार्डन स्ट्रक्चर बनाने के लिए। 45 नंबर क्वेश्चन है, बिना एलॉय वाले स्टील का हार्डनिंग के पश्चात क्रैक किस कारण से बनता है? तो बिना एलॉय वाले स्टील का हार्डनिंग के पश्चात जो क्रैक बनता है उसका मेन कारण होता है कि पंच को तुरंत क्विंच कर लिया गया है। तुरंत क्विंच करने के कारण ही बिना एलॉय वाले स्टील का हार्डनिंग के पश्चात क्रैक उत्पन्न हो जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि हार्डनिंग करने के बाद धातु क्या होता है? ब्रिटल तथा हार्ड हो जाता है। हार्डनिंग करने के पश्चात धातु ब्रिटल हो जाता है यानी कि भंगुर हो जाता है तथा हार्ड हो जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि द्वारा माइल्ड स्टील के पार्ट की बाहरी सरफेस को हार्ड किया जाता है? तो केस हार्डनिंग एक ऐसा विधि है जिसके द्वारा माइल्ड स्टील के पार्ट की बाहरी सरफेस को हार्ड करते हैं। और आपको पता होगा कि केस हार्डनिंग कई प्रकार से किया जाता है, जैसे कार्बोराइजिंग प्रोसेस, नाइट्राइडिंग प्रोसेस, साइनाइडिंग प्रोसेस, फ्लेम हार्डनिंग प्रोसेस, इंडक्शन हार्डनिंग प्रोसेस। ये सब केस हार्डनिंग की प्रोसेस हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर हार्ड और ब्रिटल होता है? तो हार्ड और ब्रिटल जो स्ट्रक्चर होता है वह सीमेंटाइट का होता है, याद रखिएगा। इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा सीमेंटाइट। 49 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मा उपचार विधि अनिलिंग क्यों की जाती है? तो ऊष्मा उपचार विधि जो अनिलिंग की जाती है वह सॉफ्टनेस बढ़ाने के लिए की जाती है, याद रखिएगा इसे आप लोग। और इस प्रक्रिया में एक स्टील के पार्ट को 730 डिग्री सेल्सियस के थोड़ा ऊपर गर्म किया जाता है और कुछ देर बाद उसी ताप पर रखकर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। और स्टील पीस की अनिलिंग करते समय अच्छे परिणाम पाने के लिए पीस को फर्नेस में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। और फर्नेस के तापमान को हम लोग मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, फेराइट और सीमेंटाइट का मिश्रण क्या कहलाता है? तो फेराइट और सीमेंटाइट का मिश्रण कहलाता है पियरलाइट। इसी को परलाइट भी कोई बोलता है, याद रखिएगा, पियरलाइट या कोई परलाइट भी बोलता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, हार्डनिंग करते समय हाई कार्बन स्टील का लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है? तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर हार्डनिंग करते समय जो हाई कार्बन स्टील का होता है वह 723 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा 723 डिग्री सेल्सियस इसका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि पियरलाइट में सीमेंटाइट की मात्रा कितनी होती है? तो पियरलाइट में सीमेंटाइट की जो मात्रा होती है वह 13% होता है, याद रखिएगा आप लोग। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से हीट ट्रीटमेंट का उद्देश्य क्या होता है? तो हीट ट्रीटमेंट का मेन उद्देश्य होता है कि स्टील के यांत्रिक गुणों को परिवर्तित करना या बदलना। तो इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा, स्टील के यांत्रिक गुणों को बदलने के लिए हम लोग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्विंचिंग माध्यम का उचित बढ़ता क्रम कौन सा है? तो क्विंचिंग माध्यम का उचित बढ़ता जो क्रम है वो है फोर्स्ड एयर, तेल, ब्रांच सोल्यूशन। याद रखिएगा, पहले मैं फोर्स्ड एयर, फिर तेल, फिर ब्रांच सोल्यूशन। 55 नंबर क्वेश्चन है, स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर गर्म करने के बाद स्ट्रक्चर में जो आंतरिक परिवर्तन होता है क्या कहलाता है? तो स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर गर्म करने के बाद जो स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, जो आंतरिक परिवर्तन होता है वह ऑस्टेनाइट कहलाता है। इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा ऑस्टेनाइट। 56 नंबर क्वेश्चन है, किस स्ट्रक्चर पर स्टील नॉन मैग्नेटिक होती है? तो जब ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर नॉन मैग्नेटिक होती है तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा कि ऑस्टेनाइटिक स्ट्रक्चर पर स्टील नॉन मैग्नेटिक होती है। 57 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को तुरंत ठंडा कर दिया जाए तो क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है मार्टेनसाइट। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्ट्रक्चर में कंपन सहने की शक्ति होती है? तो जो हमारा ट्रूस्टाइट स्ट्रक्चर होता है उसमें कंपन सहने की क्षमता होती है, शक्ति होती है, जिसका सी ऑप्शन से हो जाएगा ट्रूस्टाइट। ट्रूस्टाइट स्ट्रक्चर में कंपन सहने की शक्ति होती है। 59 नंबर क्वेश्चन है, हाई स्पीड स्टील
के टूल की हार्डनिंग करने के लिए निम्न में से कौन सा क्विंचिंग माध्यम प्रयोग में लाया जाता है? तो हाई स्पीड स्टील के टूल की हार्डनिंग करने के लिए जो क्विंचिंग माध्यम यूज करते हैं वो रहता है तेल, ऑयल रहता है, तेल रहता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम तापमान पर दोबारा गर्म करके ठंडा किया जाता है तो क्या बनता है? तो वह बनता है ट्रूस्टाइट। ट्रूस्टाइट तब बनता है जब मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर दोबारा गर्म करके ठंडा किया जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन है, हार्ड की हुई स्टील के कंपोनेंट की टेम्परिंग करने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य है? तो हार्ड की हुई स्टील के कंपोनेंट को टेम्परिंग करने का जो मेन उद्देश्य रहता है कि हम लोग टफनेस बढ़ाने के लिए ही हम लोग टेम्परिंग करते हैं, इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा टफनेस बढ़ाने के लिए। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर टेम्पर्ड स्टील के रूप में पाया जाता है? तो टेम्पर्ड स्टील के रूप में जो पाया जाता है वो रहता है सार्बाइड। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा लो कार्बन स्टील की सरफेस पर कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है? तो लो कार्बन स्टील की सरफेस पर कार्बन की जो मात्रा बढ़ाई जाती है वह कार्बोराइजिंग द्वारा की जाती है, तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा कार्बोराइजिंग। 64 नंबर क्वेश्चन है, किसी कंपोनेंट को टफ और डक्टाइल कोर और हार्ड बाहरी सरफेस के साथ बनाने को क्या कहते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं केस हार्डनिंग। तो किसी कंपोनेंट को टफ और डक्टाइल कोर और बाहरी हार्ड सरफेस के साथ बनाने को कहते हैं हम लोग केस हार्डनिंग। आपको पता होगा केस हार्डनिंग कई प्रकार से किया जाता है, जैसे कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, ये सब केस हार्डनिंग के प्रोसेस हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, इस्पात में कार्बन की अधिक मात्रा मिला देने पर क्या बढ़ती है? तो स्टील में कार्बन की मात्रा मिला देने से कठोरता बढ़ती है और डक्टिलिटी घटती है, यानी कि तन्यता घटती है और कठोरता बढ़ती है। 66 नंबर क्वेश्चन है, यदि बीयरिंग का बाह्य रूप मजबूत करना हो तो कौन सी पद्धति अपनानी पड़ेगी? तो अगर आपको बीयरिंग का बाह्य सरफेस अगर आपको मजबूत करना है तो उसके हम लोग कार्बोराइजिंग करते हैं, बाह्य रूप मजबूत करना हो तो कार्बोराइजिंग प्रोसेस यूज करते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ठंडा होने की दर को कंट्रोल करके प्राप्त किया जाता है। तो स्ट्रक्चर ठंडा होने की दर को कंट्रोल करके जो हम लोग प्राप्त करते हैं वह सार्बाइट रहता है। 68 नंबर क्वेश्चन है, इस्पात के संरक्षण प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए इनमें से क्या मिलाया जाता है? तो इस्पात के संरक्षण प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए हम लोग इसमें क्रोमियम मिलाते हैं। क्रोमियम क्या करता है, ये कोरोजन रेजिस्टेंस बनाता है, यानी कि संक्षारण प्रतिरोधी बनाता है, जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग इस्पात में क्रोमियम मिलाते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, हाई स्टील में कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है? तो हाई स्टील में कार्बन की परसेंटेज होती है 0.5% से 1.5%, यानी कि आधा प्रतिशत से 1.5% तक हाई स्टील में कार्बन की परसेंटेज होती है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि किस स्ट्रक्चर में सीमेंटाइट पाया जाता है? तो सीमेंटाइट जो पाया जाता है यह पाया जाता है पियरलाइट और सार्बाइट दोनों में पाया जाता है, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। दोस्तों अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम है? कार्बन की प्रतिशतता जो सबसे कम होती है वह माइल्ड स्टील मृदु इस्पात में होती है। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंपाउंड लिक्विड कार्बोराइजिंग की बात में प्रयोग नहीं होता? तो कंपाउंड लिक्विड कार्बोराइजिंग की बात में जो प्रयोग नहीं होता है वह रहता है सोडियम सल्फेट। इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम सल्फेट। 73 नंबर क्वेश्चन है, जिस तापमान पर स्टील की आंतरिक बनावट में परिवर्तन आरंभ हो जाता है क्या कहलाता है? तो जिस तापमान पर स्टील की आंतरिक बनावट में परिवर्तन आरंभ हो जाता है उसे हम लोग बोलते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसका ये ऑप्शन से हो जाएगा लोअर क्रिटिकल तापमान। 74 नंबर क्वेश्चन है, अपर क्रिटिकल तापमान लगभग कितना होता है? तो अपर क्रिटिकल जो टेम्परेचर होता है यह लगभग होता है 800 डिग्री सेल्सियस। 75 नंबर क्वेश्चन है, जिस बिंदु पर कार्बन आयरन में पूरी तरह से घुल जाती है क्या कहलाता है?
तो जिस बिंदु पर कार्बन आयरन में पूरी तरह से घुल जाती है उससे हम लोग बोलते हैं अपर क्रिटिकल पॉइंट, जिसका बी ऑप्शन से हो जाएगा अपर क्रिटिकल पॉइंट। 76 नंबर क्वेश्चन है, लोअर क्रिटिकल तापमान से लेकर अपर क्रिटिकल के मध्य के तापमान को क्या कहते हैं? तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस होता है या फिर जो रेंज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल रेंज। इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा क्रिटिकल रेंज बोलते हैं लोअर क्रिटिकल तापमान और अपर क्रिटिकल तापमान के मध्य के ताप को हम लोग क्रिटिकल रेंज बोलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, हीटिंग किस पर निर्भर करता है? तो आपको पता होगा कि हीटिंग जो निर्भर करता है वह स्टील का कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और आकार इन सब पर निर्भर करता है। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा ये सभी। 78 नंबर क्वेश्चन है, हीट ट्रीटमेंट विधि के लिए किस फर्नेस का प्रयोग किया जाता है? तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए हम लोग जो फर्नेस यूज करते हैं वह मैनुअली कंट्रोल और वातानुकूल वातावरण कंट्रोल यानी कि नेचुरली कंट्रोल और मैनुअली कंट्रोल दोनों रहता है। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा ए और बी दोनों। 79 नंबर क्वेश्चन है, स्टील के पार्ट को निश्चित ताप पर गर्म करके उसी तापमान पर रखना क्या कहलाता है? तो स्टील के पार्ट को निश्चित ताप पर गर्म करके उसी तापमान पर रखना सोकिंग कहलाता है। इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा सोकिंग। 80 नंबर क्वेश्चन है, एक स्टील के पार्ट को 730 डिग्री सेल्सियस के थोड़ा ऊपर गर्म किया जाता है, कुछ देर इसी ताप पर रखकर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं अनीलिंग। अनीलिंग वह प्रोसेस होती है जब एक स्टील के पार्ट को 730 डिग्री सेल्सियस के थोड़ा ऊपर गर्म किया जाता है और कुछ देर इसी ताप पर रखकर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। आपको पता होगा कि स्टील पीस अनीलिंग करते समय अच्छे परिणाम पाने के लिए पीस को फर्नेस में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है और फर्नेस का जो तापमान होता है उसे हम लोग बैरोमीटर द्वारा नापते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन और लो स्टील के 10 mm थिकनेस के लिए सोकिंग अवधि कितनी होगी? 10 mm थिकनेस के लिए जो सोकिंग अवधि होगी कार्बन और लो स्टील के लिए वो रहती है 5 मिनट, याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा 5 मिनट। 82 नंबर क्वेश्चन है, हार्ड एलॉय स्टील के 10 mm थिकनेस के लिए सोकिंग टाइम कितना होता है? तो हार्ड एलॉय स्टील के लिए 10 mm के लिए रहता है 10 मिनट। 83 नंबर क्वेश्चन है, हीट ट्रीटमेंट के लिए निम्न में से कौन सा फर्नेस प्रयोग किया जाता है? तो हीट ट्रीटमेंट के लिए जो हम लोग फर्नेस यूज करते हैं वह मैनुअली कंट्रोल्ड और वातावरण कंट्रोल्ड दोनों रहता है। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा ए और बी दोनों। 84 नंबर क्वेश्चन है, स्टील को हार्ड करने के पश्चात एक और उष्मा उपचार प्रोसेस किया जाता है, तो निम्न में से उस प्रोसेस को पहचानिए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा टेम्परिंग। ये हम आपको क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी करा चुके थे। तो स्टील को हार्ड करने के पश्चात एक और उसमें उपचार प्रोसेस करने के लिए किया जाता है, वह प्रोसेस रहता है टेम्परिंग। 85 नंबर क्वेश्चन है कि हर प्रकार के फर्नेसों को गर्म किया जाता है। तो हर प्रकार के फर्नेसों को हम लोग गैस, तेल, बिजली इन सभी में किए गर्म करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। 86 नंबर क्वेश्चन है, बात प्रकार के फर्नेसों में प्रयोग किया जाने वाला मिश्रण होता है। तो बात प्रकार के फर्नेसों में प्रयोग किया जाने वाला जो मिश्रण होता है वह सोडियम साइनाइड, सोडियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड होता है। इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा ये सभी। 87 नंबर क्वेश्चन है, स्टील के ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को शीघ्रता से ठंडा करने पर निम्न स्ट्रक्चर बनता है। तो स्टील के ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को शीघ्रता से ठंडा करने पर जो स्ट्रक्चर बनता है वह मार्टेनसाइट रहता है। तो इसका ऑप्शन से हो जाएगा मार्टेनसाइट। 88 नंबर क्वेश्चन है कि थर्मोकपल का प्रयोग किया जाता है। थर्मोकपल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? या किया जाता है थर्मो इलेक्ट्रिकल पायरोमीटर। 89 नंबर क्वेश्चन है, थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर में थर्मोकपल जुड़ा होता है। तो थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर में थर्मोकपल जो जुड़ा रहता है वह गैल्वेनोमीटर द्वारा जुड़ा रहता है। इसे याद रखिएगा आप लोग। 90 नंबर क्वेश्चन है कि हार्डनिंग प्रोसेस में हाई स्पीड के टूल को
1250 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के पश्चात किसमें क्विंचिंग करते हैं, किस क्विंचिंग माध्यम में ठंडा करते हैं। तो हार्ड प्रोसेस में हाई स्पीड के टूल को 1250 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के पश्चात क्विंचिंग माध्यम जो यूज करते हैं वह रहता है तेल। इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा तेल। 91 नंबर क्वेश्चन है, साल्ट बाथ फर्नेस के लिए किस तापमापी का प्रयोग किया जाता है। तो साल्ट बाथ फर्नेस के लिए जिस तापमापी का प्रयोग करते हैं वह रहता है थर्मो इलेक्ट्रिक पैरोमीटर। जिसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा थर्मो इलेक्ट्रिक पैरोमीटर। 92 नंबर क्वेश्चन है, 1300 डिग्री सेल्सियस तक या उससे ज़्यादा तापमान को मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। 1300 डिग्री सेल्सियस तक या उससे ज़्यादा तापमान को मापने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वह रहता है ऑप्टिकल पैरोमीटर। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा ऑप्टिकल पैरोमीटर। 93 नंबर क्वेश्चन है, इस प्रक्रम में धातुओं को ठोस अवस्था में ही गर्म या ठंडा करके उनके अंदर वांछित गुणों का विकास किया जाता है। यह कथन निम्न में से किस प्रक्रम की ओर संकेत करता है। तो यह प्रक्रम जो संकेत करता है ऊष्मा उपचार प्रक्रम की ओर संकेत करता है। इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा ऊष्मा उपचार प्रक्रम। 94 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मा उपचार प्रक्रम निम्न में से कौन सा उद्देश्य पूर्ण करता है। तो ऊष्मा उपचार हम लोगों का जो मेन उद्देश्य रहता है करने का वो रहता है कि धातुओं की कठोरता या सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए भी, ग्रेन साइज में सुधार करने के लिए भी और मशीनेबिलिटी बढ़ाने के लिए भी रहता है। इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा उपरोक्त सभी। 95 नंबर क्वेश्चन है, इस्पात को कठोर प्रदानता करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। इस्पात में कठोरता प्रदान करने के लिए जो आवश्यक होता है, इस्पात में कम से कम 0.3% कार्बन की मात्रा होनी चाहिए। 96 नंबर क्वेश्चन है, किसी जाप पर नॉर्मलाइजिंग प्रक्रम करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो किसी जाप पर नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस करने का जो मुख्य उद्देश्य रहता है उसका यह रहता है कि यांत्रिक गुणों का विकास करना, कास्ट किए गए जाप के कणों को समान तथा महीन बनाना और धातुओं की सामर्थ्य तथा कठोरता को बढ़ाना भी। इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा उपरोक्त सभी। 97 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोराइजिंग प्रक्रिया द्वारा निम्न में से किस अवयव को किस हार्ड किया जाता है। कार्बोराइजिंग प्रोसेस द्वारा जिस अवयव को किस हार्ड किया जाता है वह गियर भी कर सकते हैं, कैम भी कर सकते हैं और बियरिंग भी कर सकते हैं। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा ये सभी कर सकते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है, इस विधि द्वारा ऐसी वस्तुओं को भी हार्ड किया जा सकता है जिन्हें भट्ठी में गर्म करना संभव नहीं होता है। इस कथन के द्वारा किस विधि को इंगित करता है। यह जो करता है फ्लेम हार्डनिंग प्रोसेस को इंगित कर रहा है, इसे याद रखिएगा। 99 नंबर क्वेश्चन, नाइट्राइडिंग की जाती है। नाइट्राइडिंग जो की जाती है यह मैग्नीज स्टील की भी की जाती है, नाइट्राइडिंग क्रोमियम स्टील की भी की जा सकती है और कार्बन की भी की जा सकती है। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा उपरोक्त सभी। 100 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन स्टील को किस तापमान पर टेम्पर किया जाता है। तो कार्बन स्टील को 200 से 300 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर टेम्पर किया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। 101 नंबर क्वेश्चन है, हीट ट्रीटमेंट में कौन सा कर्व का प्रयोग किया जाता है। तो हीट ट्रीटमेंट में हम लोग जो कर्व यूज करते हैं वह ट्रिपल टी कर्व होता है, या इसी को हम लोग यस कर्व भी बोलते हैं। सिर्फ सिंगल यस कर्व बोलते हैं, ट्रिपल यस कर्व नहीं, सिर्फ या तो यस कर्व बोलेंगे या ट्रिपल टी कर्व बोलते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन है, क्रैंकशाफ्ट में कौन सा हार्डनिंग प्रयोग किया जाता है। तो क्रैंकशाफ्ट में हम लोग इंडक्शन हार्डनिंग प्रयोग करते हैं। क्रैंकशाफ्ट में इंडक्शन हार्डनिंग प्रयोग करते हैं उसे हार्ड करने के लिए। 103 नंबर क्वेश्चन है, केस हार्डनिंग में लो कार्बन स्टील को किस ताप पर गर्म किया जाता है। केस हार्डनिंग में लो कार्बन स्टील को हम लोग जिस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं वह रहता है 800 से 950 डिग्री सेल्सियस तक। इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा 800 से 950 डिग्री सेल्सियस तक। 104 नंबर क्वेश्चन है, अनीलिंग में धातुओं कौन से गुण में सुधार होता है। तो अनीलिंग प्रोसेस द्वारा ग्रेन साइज, मैकेनिकल प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इन सब में सुधार होता है, यानी कि ग्रेन आकार, यांत्रिक गुण और वैद्युत गुण इन सभी में सुधार होता है। इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन है, 105 नंबर, किस हार्डनिंग विधि में स्टील को तुरंत हार्ड किया जाता है।
तो इंडक्शन हार्डनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्टील को तुरंत हार्ड किया जा सकता है। इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा इंडक्शन हार्डनिंग। 106 नंबर क्वेश्चन है, किस विधि की सहायता से धातु को सॉफ्ट किया जाता है, यानी कि नरम किया जाता है। आपको बताना है किस प्रोसेस द्वारा। तो अनीलिंग प्रोसेस द्वारा हम लोग धातुओं को नरम कर सकते हैं, सॉफ्ट कर सकते हैं। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा अनीलिंग। 107 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका गलनांक सबसे कम है। तो टिन का गलनांक सबसे कम है इन सब में। इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा टिन। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।